वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बेसिक केमिस्ट्री बाय एस के दुबे। पिछले वीडियो में क्लास 11th में हमने जो परमाणु होता है उसकी संरचना के संबंध में पढ़ा था और ये जाना कि परमाणु अस्थाई और अस्थाई इन मूल कणों से मिलकर के बना होता है, जिसमें जो अस्थाई मूल कण होते हैं उनमें 3 कण महत्वपूर्ण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो परमाणु के तीनों मूल कण हैं इनकी किस प्रकार से खोज हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के संबंध में हमने आपके बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। कैसे किया था वो जानते हैं। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग में इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको विसर्जन नली कहा जाता है, ये लिया था। अब विसर्जन नली क्या होती है? विसर्जन नली यानी डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है वो कांच की बनी हुई एक लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। क्या होती है? कांच की बनी हुई 60 सेंटीमीटर लंबी नलिका, जैसा कि ये फिगर में आपको दिखाया गया है। तो इसी नलिका को क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है, यानी विसर्जन नलिका कहा जाता है। ठीक है। और इस नलिका में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, जिसमें जो निगेटिव इलेक्ट्रोड था वह कैथोड था और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था वह क्या था? एनोड था, जैसा कि यहाँ पे दर्शा दिया गया है। तो जो निगेटिव इलेक्ट्रोड था वह क्या था? कैथोड, और पॉजिटिव वाला क्या था? आपका एनोड था। ठीक है। अब इस विसर्जन नलिका में उन्होंने गैस को भरा। सामान्यतः गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन उन्होंने पाया कि जब निम्न दाब पर यानी बहुत कम दाब पर गैसों में विद्युत धारा उच्च वोल्टता की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तब उस स्थिति में क्या होता है? गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है। तो यहाँ पर दाब कम करने के लिए उन्होंने क्या लगाया था? वैक्यूम। कि ये वैक्यूम क्या करता था कि इसमें दाब को कम करता था, और इसमें क्या भरा हुआ था? गैसेज भरी हुई थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कैथोड और इलेक्ट्रोड को क्या किया? एक हाई वोल्टेज सोर्स के द्वारा जोड़ दिया, यानी उच्च वोल्टता की धारा के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है। और जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने पाया क्या कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं। कैथोड से क्या निकलती हैं? कुछ किरणें निकलती हैं, जो कहाँ पर जाती हैं? एनोड की तरफ जाती हैं। इस तरीके से कुछ किरणें कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। तो इन्हीं किरणों को उन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें। इन किरणों को क्या कहा उन्होंने? कैथोड किरणें कहा। और उन्होंने कहा कि ये किरणें कहाँ से निकलती हैं? कैथोड से निकलती हैं। कैथोड किसी भी धातु का आपका बना हो सकता है। तो यही किरणें जो कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जाती हैं, इन्हीं किरणों को क्या कहा गया? कैथोड किरणें कहा गया, यानी कैथोड रेज कहा गया। ठीक है। और ये जब विसर्जन नलिका की इस दीवार से टकराती हैं तो टकराने के बाद हरे रंग की प्रतिदीप्ति, यानी हरे रंग का जो होता है प्रकाश, ये उत्पन्न करती हैं। कहाँ पर? विसर्जन नलिका की दीवार पर। किस तरफ? एनोड की तरफ। ठीक है। तो ये जो किरणें प्राप्त हुई, फिर इन किरणों की क्या प्रॉपर्टीज थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, उसके विषय में उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद पाया कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के बनी होती हैं, और उन्हीं कणों को स्टोनी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये जो किरणें उन्होंने कैथोड किरणें प्राप्त की थी वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है। तो देखते हैं कैथोड किरणें के गुणधर्म क्या है।
तो सबसे पहला जो गुण कैथोड किरणों का होता है, कैथोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। यानी जब ये कैथोड से निकलती हैं, नाम इसीलिए इनका कैथोड पड़ा क्योंकि ये किरणें कहाँ से निकलती हैं, कैथोड से ही निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। तो ये किरणें जब निकलती हैं तो ये सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं, ये सदैव सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक वैसे ही कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं। तो जैसे अगर दो प्लेट हम लें, एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा निगेटिव चार्ज हो, और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैथोड किरणों को भेजें, तो कैथोड किरणें किधर मुड़ जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी। और यही सिद्ध करता है कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, ऋण आवेशित होती हैं। कारण क्या है कि विपरीत आवेशों के बीच ही आकर्षण की क्रिया होती है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं, इस कारण से ये क्या होती हैं कि विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला गुण, ये हमने आपको पहले ही प्रयोग में बता दिया कि कैथोड किरणें जब विसर्जन नलिका की दीवार से टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या करती हैं, हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसके बाद कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। अब ये किरणें जो निकलती हैं वो क्या होती हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। और ये कण कैसे होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं। एक वैज्ञानिक थे मुलिकन, कौन थे, मुलिकन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा जाता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यानी तेल बूंद प्रयोग। और इस प्रयोग के आधार पर मुलिकन ने जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारित किया था, यानी कैथोड कणों पर इलेक्ट्रॉन आवेश निर्धारित किया, वो -4.808 × 10⁻⁻10 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश उन्होंने निर्धारित किया, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। और ये आवेश क्या होता है, अब तक जो आवेश की इकाई ज्ञात है सबसे सूक्ष्मतम आवेश होता है। इसी को एक इकाई ऋण आवेश या एक इकाई धन आवेश के रूप में जाना जाता है। तो अगर एक इकाई ऋण आवेश या एक इकाई धन आवेश की बात की जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मान होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये अब तक का ज्ञात सबसे सूक्ष्मतम आवेश है। इससे सूक्ष्म आवेश अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर ये पड़ती हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। ठीक है, और अगर किसी उच्च गलनांक वाली धातु से ये टकराती हैं तो ये क्या करती हैं कि यक्स किरणों को उत्पन्न करती हैं। यक्स किरणें क्या होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, तो यक्स किरणों का प्रयोग एक्सरे में किया जाता है। एक्सरे आप लोग जानते होंगे, जब किसी को चोट लग जाती है, हड्डी वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो एक्सरे किया जाता है, तो उसमें पता चलता है कि कहीं पर हड्डी क्रैक हुई है या कहीं पर टूटी हुई तो नहीं है। ठीक है, और जो एक्सरे फिल्म होती है वही क्या होती है, फोटोग्राफिक प्लेट होती है। एक्स किरणों में भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ने के बाद वो उसको काला कर देती हैं। ठीक है, कैथोड किरणें ताप्त दीप्त उत्पन्न करती हैं। यानी अगर कैथोड किरणों के मार्ग में कोई धातु की पतली पन्नी रख दिया जाए तो जब तक ये टकराएंगी तो टकराने के बाद ये क्या करेंगी, तापमान उत्पन्न करती हैं, जिससे जो धातु की पतली पन्नी होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी। ठीक है, और इन्हीं कैथोड किरणों में जो कि ऋण आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं, इन्हीं ऋण आवेशित कणों को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया,
स्टोनी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन कणों को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो स्टोनी वाज द साइंटिस्ट हु नेम्ड दीज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कैथोड रेज एज ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए E/m यानी आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को निकाला, आवेश बटे द्रव्यमान। तो इसका जब मान निकाला तो उन्होंने पाया कि इसका जो मान होता है वह होता है 1.7588196 इंटू 10⁸ तो इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान कितना होता है 1.7588196 इंटू 10⁸। ठीक है, और ये क्या होता है कूलम प्रति केजी। और इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन का जो मास निकाला गया वह मास आया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.-02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आवेश होता है। और मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। और E/m का मान कितना होता है, ये इतना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई पूरा। इसके बाद देखते हैं जो दूसरा मूल कण है प्रोटॉन, उसकी खोज किस प्रकार से हुई। तो देखते हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जब प्रोटॉन की खोज किया उसके पहले एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग किया ठीक उसी तरीके से जैसे जे थॉमसन ने प्रयोग किया था। तो उन्होंने क्या किया कि एक कांच की डिस्चार्ज ट्यूब यानी विसर्जन नलिका ली। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है विसर्जन नलिका। ठीक है, इस कांच की विसर्जन नलिका में उन्होंने छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया। ठीक है, तो परफोरेटेड कैथोड इसका प्रयोग किया। कैथोड यानी जो निगेटिव सिरा होता है। ठीक है, और एनोड यानी पॉजिटिव सिरा। ठीक है, कैथोड और एनोड को उन्होंने एक हाई वोल्टेज सोर्स के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, और गैस का दाब कम करने के लिए विसर्जन नलिका में किसका उपयोग किया था, वैक्यूम का उपयोग किया, जिससे गैस के दाब को कम किया जा सके। ठीक है, इसके बाद जब उन्होंने इस विसर्जन नलिका डिस्चार्ज ट्यूब में निम्न दाब पर उपस्थित गैस में उच्च वोल्टता की धारा, जिसकी वोल्टता लगभग 10,000 वोल्ट थी, उस विद्युत धारा को उन्होंने प्रवाहित किया। तो प्रवाहित करने में पर पाया कि कैथोड से तो किरणें निकलती ही निकलती हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉन वाले में आपको जे थॉमसन ने बताया था। लेकिन यहाँ से कुछ किरणें जो है वो कहाँ से निकलती हैं, एनोड से भी निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं, एनोड से निकलती हैं। तो जिस प्रकार से कैथोड से किरणें निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार से एनोड से भी किरणें निकलती हैं। और जो ये कैथोड में छिद्र बना हुआ है, इसको ये पार कर जाती हैं और यहाँ पर विसर्जन नलिका की दीवार के पास क्या करती हैं, ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, यानी चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इन किरणों को नाम जो कैथोड से निकलती हैं उनको तो कैथोड किरणें कहा गया, कैथोड रेज।
जिसके बारे में आपने इसी वीडियो में पहले हम बता चुके हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। लेकिन ये कीड़े चूंकि एनोड से निकलती हैं तो इन कीड़ों को कहा गया एनोड रेज। क्या कहा गया? एनोड कीड़े कहा गया। ठीक है, तो इन्हीं कीड़ों के जब प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया गया, इनके गुणधर्मों, इनकी विशेषताओं का अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि ये जो एनोड कीड़े होती हैं ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती हैं। और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये कण कैसे होते हैं? धन आवेशित कण होते हैं, जिन पर उतना ही चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, यानी 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये आवेश धनात्मक आवेश होता है। बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के द्रव्यमान और आवेश का जब अनुपात निकाला तो द्रव्यमान की गणना उनकी की और इन्हीं धन आवेशित कणों को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, तो अब प्रोटॉन के विषय में जानने से पहले हम देखते हैं कि जो एनोड किरणें एनोड से निकलती हैं वो किरणें, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, एक बार प्रयोग फिर से समझें कि एक विसर्जन नलिका ली गई जो कि कांच की एक 60 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसमें एक धनात्मक इलेक्ट्रोड और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड लगाया गया। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा गया, जो कि परफोरेटेड यानी छिद्रित था, उसमें बीच बीच में छिद्र थे। और एनोड यानी ये आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड था, इसको एक उच्च वोल्टता के स्रोत से जोड़ दिया गया। गैस का दाब कम करने के लिए इसमें वैक्यूम लगाया गया ताकि निम्न दाब यहाँ पर उत्पन्न किया जा सके। और जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये पाया गया कि कुछ किरणें कैथोड से निकलती हैं जिनको कैथोड रेज कहा गया, और कुछ किरणें जो होती हैं वो एनोड से भी निकलती हैं। और ये किरणें, ये जो छिद्रित कैथोड था, इससे पार करके विसर्जन नलिका की दीवार पर चमक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जब इनके गुणधर्म का अध्ययन किया गया एनोड किरणों के, तो ये पाया गया इनको धन किरणें कहा जाता है हिंदी में। तो एनोड किरणों के जब गुणधर्म का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती है और उन्हीं धन आवेशित कणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि एनोड किरणों के गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो एनोड किरणों के गुणधर्म देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो एनोड किरणों की है कि एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। जैसे कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती थी, ठीक उसी प्रकार से एनोड किरणें भी क्या होती हैं? प्रकाश की भांति सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, तो विद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं और ये ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये किरणें ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ती हैं। और इसी से ये सिद्ध होता है कि जो एनोड किरणें होती हैं, ये एनोड किरणें जो होती हैं ये धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, एनोड किरणें जब फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती हैं एक्स किरणों की भांति और कैथोड किरणों की भांति, तो फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं? काला कर देती हैं। ठीक है, यानी उसको प्रभावित करती हैं। जब किसी सतह से टकराती हैं एनोड किरणें तो ये क्या करती हैं? चमक उत्पन्न करती हैं, यानी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। जो मुख्य बात होती है एनोड किरणों की वो ये होती है कि ये जो धन आवेशित कण जिनसे ये एनोड किरणें बनी हुई हैं, इनके आवेश और द्रव्यमान ये भिन्न भिन्न होते हैं और निर्भर किस पर करते हैं? जो विसर्जन नलिका में हम गैस लेते हैं। ठीक है, अगर गैस बदल देते हैं तो धन आवेशित कणों के द्रव्यमान और आवेश भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल डिपेंड करता है कि कौन सी गैस हम लिए हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर ये निकाला गया कि ये जो धन आवेशित कण हैं ये सभी पदार्थों के परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। बाद में रदरफोर्ड ने इन्हीं धन आवेशित कणों को प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, और ये पाया
कि इनका जो आवेश होता है वह पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 10⁻19 कूलाम के बराबर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो द्रव्यमान होता है वह एक कण का द्रव्यमान 1.6725 इंटू 10⁻28 kg के बराबर होता है। सॉरी 27 kg के बराबर होता है। तो ये प्रोटॉन की खोज हो गई। इसके बाद देखते हैं कि जो तीसरा मूल कण है न्यूट्रॉन, उसकी खोज किस प्रकार से हुई। तो देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों मूल कणों की खोज के बाद हुई। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों मूल कणों की खोज हो गई तो ये पाया गया कि कहीं न कहीं एक कण और ऐसा है जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है, लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा एक परिकल्पना की गई, लेकिन उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जो है वो वैज्ञानिक जेम्स चैडविक को जाता है। तो जेम्स चैडविक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया। ठीक है, जेम्स चैडविक ने पाया कि जो हल्के तत्व हैं उन हल्के तत्वों की क्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, जब एल्फा कण से कराई जाती है, यानी हल्के तत्वों के परमाणुओं के ऊपर जल एल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो एल्फा कण हल्के तत्वों के परमाणुओं से टकराते हैं और टकराने के बाद एक उदासीन, विद्युत उदासीन कण को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन्हीं कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, अब एल्फा कण क्या होता है वो जान लीजिए। तो एल्फा कण जो होता है वह ऐसा कण होता है जिस पर 2 इकाई धन आवेश होता है और द्रव्यमान जो संख्या जो होती है वो 4 होती है, और इसको प्रदर्शित किया जाता है 2He4 के द्वारा। He आपका क्या है, ये हीलियम होता है। ठीक है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है और मास नंबर जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इन्हीं दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को जब बाहर निकाल दिया जाता है, मान लीजिए ये हीलियम का नाभिक है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो जब बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, केवल हीलियम का नाभिक बचता है जिस पर 2 इकाई धन आवेश होता है। यही प्रेजेंट करता है एल्फा कण को, और इसीलिए इसको 2He4 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं एल्फा कण को। तो जब बेरिलियम या नाइट्रोजन जैसे हल्के परमाणुओं पर एल्फा कणों का क्रिया कराई गई, जैसे बेरिलियम ले लिया, तो बेरिलियम क्या होता है, 4 9 + 2He4। ठीक है, तो जब इन दोनों की क्रिया हुई तो क्रिया होने के बाद क्या बनेगा आपका, ये तो जुड़ जाता है, तो 6 कार्बन का होता है। ठीक है, तो 6C12 प्लस 1 इकाई द्रव्यमान जो बढ़ता है वही न्यूट्रॉन के रूप में निकल जाता है। तो इसी कण को क्या कहा गया, न्यूट्रॉन कहा गया। ठीक है, या बोरान होता है 5B10 2He4 एल्फा कण। ठीक है, तो इसकी जब बौछार करा दी गई तो ये जुड़ जाता है, तो 7N13 + 0N1 एक न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो यही जो एक कण निकलता है इसी कण को क्या नाम चैडविक ने दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया, और ये पाया कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आवेश क्या होता है, न्यूट्रल, उदासीन होता है, और इसका जो मास होता है वह 1.6750 × 10⁻⁻27 kg होता है।
ठीक है, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान से स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो परमाणु के 3 मूल कण थे उन तीनों मूलों कणों की खोज हुई। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि किस प्रकार से विभिन्न परमाणु मॉडल वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, उनकी क्या विशेषताएं थी और उन परमाणु मॉडलों की क्या कमियां थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।